बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हम 2 चैप्टर पढ़ चुके थे, एक केमिकल काइनेटिक्स और एक फोटो केमिस्ट्री। आज से तीसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को आपने बीएससी पार्ट सेकंड में ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, और जो पुराना पढ़ा है उसको रिवाइज करें, और उसके बाद फिर आगे फिजिकल केमिस्ट्री में क्या दिया हुआ है वो हमें समझना होगा। तो सबसे पहले समझें स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। तो याद करो, पहले जब किसी भी यौगिक की किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन करते थे, उसकी संरचना का निर्धारण करते थे, तो कुछ फिजिकल टेक्निक्स काम में लेते थे, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डाइपोल मोमेंट। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स थी, पैराकोर, रियोकोर, जिनसे कि उसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन किया जा सका। लेकिन ये अप्रोक्सीमेट होता था, ये लगभग होता था, वास्तविक संरचना का निर्धारण करना कठिन होता था। लेकिन जब से ये स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक आई, तब से हम उस यौगिक की सही संरचना का निर्धारण कर लेते हैं। तो फिर करते कैसे हैं? पहले किसी यौगिक जिसकी भी संरचना का निर्धारण करना है, जिसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करना है, उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। फिर उस स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करते हैं, और उस एनालिसिस के आधार पर हम स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन करते हैं। तो उस बात समझ में आ गई। पहले यौगिक का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना, उसका एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना, और उसके बाद उसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन करना या उसकी संरचना का निर्धारण करना। तो इस सब के विज्ञान को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब हम देखते हैं कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम जो हम कह रहे हैं, यौगिक का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना, तो ये स्पेक्ट्रम से मतलब क्या है, और इसके बाद इसमें छोटी छोटी जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं या कुछ टर्म्स जुड़ी हुई हैं, उनको हमें समझना होगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको याद होगा, पहले भी आपने बीएससी पार्ट सेकंड में पढ़ा है। हम केवल ये विजिबल रीजन देख पाते हैं। ये विजिबल रीजन तो आप जानते हैं कहाँ से है, ये 400 से 750 नैनोमीटर तक का केवल ये विजिबल रीजन हम देख पाते हैं। इसके अलावा हम जो भी स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसको हम देख नहीं पाते। इसके इस साइड कौन सा है? हम जानते हैं यूवी है, अल्ट्रावायलेट है, और यहाँ देखें तो क्या है, यहाँ पर ये आईआर। ये आप बीएससी पार्ट सेकंड में पढ़ा था ऑर्गेनिक में, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको आप पढ़कर आए, ठीक है। इसके बाद आईआर के बाद क्या आता है यहाँ पर? ये माइक्रोवेव रीजन, इसके बाद रेडियो वेव रीजन, और यहां पर टीवी एंड राडार वेव्स, ये रीजन आते हैं। इधर देखें तो यहां पर आएगा एक्सरे रीजन, यहां गामा रेज, और इसके बाद ये कॉस्मिक रेज रीजन। अब इसमें समझने की कोशिश करें कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, ये तीनों क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि एनर्जी किसकी ज्यादा है, यूवी और आईआर में? यूवी रेडिएशन और आईआर रेडिएशन में एनर्जी किसकी ज्यादा है? तो आप कहेंगे यूवी की। क्यों? हम कह रहे हैं एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर तीनों डिक्रीज होते हैं। यहाँ तक बात समझ रही है? लेकिन अगर हम बात करें वेवलेंथ की, तरंग दैर्घ्य, तो ये यहाँ पर इंक्रीज होता है। इससे आपको क्या रिलेशन समझ में आया? इससे रिलेशन समझ में आया कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, ये तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जबकि वेवलेंथ इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपको तीनों चारों बात समझ में आ गई। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर
ये क्या होंगे, ये आप जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये डिक्रीज होते चले जाते हैं, जबकि वेव लेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य लगातार बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब ये समझा कि वेव नंबर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है और वेव लेंथ क्या है। इस टर्म को समझें, उसके बाद फिर हम स्पेक्ट्रम पर आएंगे। सबसे पहले जाने वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य क्या है। वेवलेंथ इसको लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, मान लीजिए कोई एक वेव है, ये इस प्रकार से प्रोपोगेट कर रही है, तो यहां हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा या डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा, इसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन अ कंप्लीट साइकिल, एक पूर्ण चक्र में किसी तरंग द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। आप समझिए ये चक्र पूरा कब होगा, ये साइकिल यहाँ पूरा हो रहा है, तो एक पूर्ण चक्र में किसी तरंग द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। तो या इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों तीनों तरह की डेफिनेशन दे सकते हैं, या तो डिस्टेंस बिटवीन आइदर टू सक्सेसिव मैक्सिमा, दो क्रमिक उच्चस्थों के मध्य की दूरी, या डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा मिनिमा, दो क्रमिक निम्नस्थों के बीच की दूरी, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन अ कंप्लीट साइकिल, एक पूर्ण चक्र में किसी तरंग द्वारा तय की गई दूरी को वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसकी यूनिट है या तो नैनोमीटर, या इसको एंगस्ट्रम में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं या एंगस्ट्रम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ हमारी समझ में आ गया। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी या फिर इसको आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति, ये क्या है समझो, एक सेकंड में एक पॉइंट से जितने साइकिल्स, जितनी ये तरंग दैर्घ्य गुजर जाती हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में एक बिंदु से गुजरने वाले तरंग दैर्घ्यों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। खूब बात समझ में आ गई, एक सेकंड में एक बिंदु से गुजरने वाले तरंग दैर्घ्यों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, या तो इसकी यूनिट है हर्ट्ज, या फिर है साइकिल्स पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड या फिर हर्ट्ज। अब यहाँ बात को समझने की कोशिश करो। एक जैसे ये वेव बनाई हुई है, एक हम मान लीजिए ये ऐसी वेव बना लेते हैं, और इसी को दूसरा हम इस प्रकार से बना लेते हैं। अब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, आप समझना, मानो हम इस वाले, पहले इस वाले की बात कर रहे हैं, इस ए की, जिसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, इसकी वेवलेंथ है ज्यादा, तो वह क्या कि एक सेकंड में एक पॉइंट से गुजरने वाले तरंग दैर्घ्यों की संख्या होगी कम। लेकिन यदि इसकी तरंग दैर्घ्य कम है, जैसे ये दिख रहा है इसकी कम है, तो एक सेकंड में ये ज्यादा तरंग दैर्घ्य एक सेकंड में गुजर जाएंगे। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी ज्यादा होगी, वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी उसकी कम हो जाएगी। जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी उसकी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी तरंग दैर्घ्य ज्यादा उतनी आवृत्ति कम, जितनी आवृत्ति ज्यादा उतनी तरंग दैर्घ्य कम। तीसरा जो था वो था वेव नंबर। वेव नंबर, इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, ये 1/λ है, यानी कि तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं या तरंग संख्या कहते हैं। तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, तरंग संख्या कहलाता है, और इसकी यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब आपको इसकी यूनिट ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आ जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। जब कभी भी तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे, वेवलेंथ की बात करेंगे, इसका मतलब वो नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रम है। यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो उसकी यूनिट होगी हर्ट्ज या साइकिल्स पर सेकेंड, और जब हम वेव नंबर की बात करेंगे तो उसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक और बात यहाँ ध्यान से सुने, जिसको आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा, उसे याद करें कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमेशा एब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन को
वेवलेंथ के रूप में देते हैं। फिर सुन ले ध्यान से बात, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन को हमेशा किसके रूप में देते हैं, वेवलेंथ के रूप में देते हैं, जबकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन को हमेशा किसके रूप में देते हैं, वेव नंबर के रूप में देते हैं, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में देते हैं, वहाँ नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम के रूप में देते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूँ या अल्कोहल की बात करूँ, मैं कहूँ अल्कोहल 200 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन बैंड देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहा हूँ, मैं यूवी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने नैनोमीटर कहा है। और वहीं अगर मैं कहूँ कि अल्कोहल में 3520 से लेकर 3820 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है, तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि मैं आईआर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सेंटीमीटर इनवर्स कहा है और आईआर में एब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन को हमेशा वेव नंबर के रूप में देते हैं। तो चाहे वेव नंबर के रूप में कहा जाए या सेंटीमीटर इनवर्स कहा जाए, इसका मतलब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम कहा जाए, इसका मतलब वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, बात सुनना गई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको समझने की कोशिश करें कि जब कभी भी किसी भी पदार्थ को इनकैंडिसेंस तक गर्म किया जाएगा, यानी कि तापदीप तक गर्म किया जाएगा, यानी कि जब उसे गर्म करें तो गर्म होने के बाद वो रेडिएशंस का इमिशन करने लग जाए, और उस रेडिएशन की हम स्टडी करें, उसका हम जो भी उससे रेडिएशन निकली हैं उनको हम फोटोग्राफिक प्लेट पर या जिंक सल्फाइड के कर्टेन पर लें और उससे फिर स्ट्रक्चरल इलस्ट्रेशन करें, इसका मतलब वो इमिशन स्पेक्ट्रम है। तो क्या मतलब हुआ, किसी पदार्थ को जब इनकैंडिसेंस तक गर्म किया जाता है तो इनकैंडिसेंस तक गर्म करने के बाद में फिर उससे रेडिएशंस निकलती हैं, और रेडिएशंस की जब स्टडी करते हैं तो वो इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। दूसरे प्रकार का होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसमें पदार्थ को गर्म नहीं करते, जब बल्कि क्या करते हैं, इस पर कुछ रेडिएशंस डालते हैं, ये रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन कर लेता है, कुछ निश्चित तरंग दैर्घ्य की विकिरणों का या कुछ निश्चित तरंग संख्या की विकिरणों का ये अवशोषण कर लेगा और रेस्ट को जाने देगा। तो इस प्रकार जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो स्पेक्ट्रम दो प्रकार के हो गए, एक इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सामान्यतः स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम काम में लिया जाता है। क्यों काम में लिया जाता है, वो इसलिए काम में लिया जाता है कि अधिकतर जब पदार्थों को गर्म करते हैं, इनकैंडिसेंस तक गर्म करते हैं, तो उनके डिकम्पोजिशन का खतरा बना रहता है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। इसलिए बजाय पदार्थ को गर्म करने पर एक निश्चित रेडिएंट सोर्स से रेडिएशंस को उन पर डाला जाता है, उनका वो एब्जॉर्प्शन कर लेता है, और एब्जॉर्प्शन करने के बाद में फिर हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल जाता है। तो अभी क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। हमने पढ़ा जनरल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने उससे संबंधित कुछ पदों को समझा, कुछ टर्म्स को समझा कि वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव नंबर क्या है, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, और उसके बाद हमने जाना कि स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।